नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस पी, केवीएस, एनवीएस, बीएड या फिर डीएलएड के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार का मानना था कि भाषा सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती है। आपको बताना है कि दिए गए साइकोलॉजिस्ट में से ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, ऐसे कौन से सिद्धांतकार थे जिन्होंने ये बताया कि जो भाषा है वो सामाजिक संपर्क के द्वारा और भी ज़्यादा विकसित होती है। तो गाइज हमने कई बार ये चीज़ डिस्कस करी है कि जब भी आपके सामने सामाजिक संपर्क या भाषा का नाम आए तो वहाँ पे जब भी भाषा का नाम आए तो आपको दो साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे याद रखना है। एक तो है आपके नॉम चॉम्स्की और दूसरे हैं आपके वाइगॉत्स्की। लेकिन जब भी सामाजिक संपर्क की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा आपको वाइगॉत्स्की की बात करनी है। लेकिन अगर आपके सामाजिक सामाजिक संपर्क को छोड़कर अगर आपकी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष की बात करी जाए तो वहाँ पे जीन पियाजे आपको करना है। कुछ भी सोचना नहीं आपको। अगर संज्ञानात्मक पक्ष की बात आती है तो जीन पियाजे, सामाजिक संपर्क की बात आती है, सामाजिकता की बात आती है बच्चों को लेकर के तो वो वाइगॉत्स्की, और अगर आपकी ग्रामेटिकल रूल्स या ग्रामर के रूल्स की बात आती है, भाषा की बात आती है तो नॉम चॉम्स्की और वाइगॉत्स्की। तो आपको अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग आंसर को, पहले क्वेश्चन को समझना है उसके बाद आपको आंसर करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए सही स्पष्टीकरण है। यानी कि ऐसा जो आपके सामने स्लोगन दिया हुआ है, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए स्कूल, ऐसी कौन सी शिक्षा है जो स्लोगन, जो ऊपर दिया हुआ स्लोगन सूट करता है। पहला है एकजुट शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, सी है सहकारी शिक्षा और डी है अन्योन्य शिक्षा। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका समावेशी शिक्षा। आपने पढ़ा होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो सभी के लिए होती है, चाहे आपके डिसेबल्ड जो चाइल्ड है वो, स्लो लर्नर्स हो वो, आपकी एबल्ड या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वो, तो सभी के लिए एक ही सिंगल प्लेस पे एजुकेशन का सिस्टम होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस ताकि बच्चों के अंदर से एक दूसरे के लिए जो डिफरेंशिएशन की फीलिंग आती है, जो अलगाव की या फिर निम्न कोटि या उच्च कोटि की जो भावना बच्चों के अंदर होती है, वो चीज़ आगे चल के बच्चों में ना बढ़े। ठीक है ना। तो इसलिए ब्रिलियंट चाइल्ड, स्लो लर्नर्स, अब आप सोचेंगे कि इतने सारी जो वैरायटी के बच्चे हमारे क्लास में हैं तो टीचर उन्हें कैसे डील करेगा। तो अभी के जो टीचर्स है गाइस उन्हें इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपका क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि दृष्टि बाधित है तो उसे आप फर्स्ट रो में बैठाएंगे, और आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ठीक से सुनाई नहीं देता तो आप तो या तो उसके लिए फेशियल जेस्चर का यूज़ करेंगे या फिर आप काफ़ी लाउडली क्लास में पढ़ाएंगे ताकि उस बच्चे तक आवाज़ पहुँचे, उसे फर्स्ट बेंच पे बैठाएंगे। हालांकि अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं और जो बधिर हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हर बच्चे को आप फर्स्ट बेंच पे मैनेज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन के लिए क्लास में या तो लाउड स्पीकर या किसी ऐसे सिस्टम को अरेंज करना चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चे को ईजिली, बच्चे की जो उसकी आवाज़ है टीचर की, वो बच्चे तक इजीली पहुंच सके। एकजुट शिक्षा होती है गाइस जब एक टीम वर्क होता है वहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड होता है तो उसी की तरह एकजुट शिक्षा होती है जब टीचर्स और स्टूडेंट्स सब एक साथ मिलकर किसी लर्निंग को परफॉर्म करते हैं। सहकारी शिक्षा होती है जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कोई चीज़ सीखते हैं। अन्य शिक्षा जैसा कोई टर्म नहीं है तो इसे हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैंगिक रूढ़िवादिता का वर्णन नहीं करता। गाइस एक जो यहाँ पे टर्म आ जाता है नहीं, ठीक, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में नहीं आता है तो आपको सबसे पहले करना यह है कि इस नहीं टर्म को गोल कर लेना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन में ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सामने जब क्वेश्चन में पूछा जाता है नहीं तो बेसिकली बच्चे करके आते हैं, नहीं को भूल जाते हैं और लिखते हैं वहाँ पे कौन सा ऐसा विकल्प है जो लैंगिक रूढ़िवादिता का वर्णन कर रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को स्किप भी करते हैं, यानी कि ये मिस्टेक्स जनरली सबसे नहीं होते लेकिन ज़्यादातर देखी गई है।
तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं है, क्योंकि टीचर्स की या जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है उसकी ट्रिक है ताकि वो आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके और आपका जो माइंड है उसके अंदर थोड़ा सा द्वंद पैदा हो कि हाँ या नहीं है, नहीं है हाँ है। तो ऐसा करने से टीचर्स जो कई सारे बच्चे हैं उनके मार्क्स 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नहीं वाले जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, तो सर्कल कर देना है, ठीक है। अच्छा, लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है गाइस, जब भी अच्छा कई लोग के मन में ये चीज़ डाउट है कि कई लोग पूछते भी हैं कि मैम जब भी लड़की के साथ में या लड़कियों को दबाया जाता है क्या यही लैंगिक रूढ़िवादिता है? नहीं गाइस, लड़के को और लड़कियों को अलग अलग सेपरेट हक देना है उनके बारे में सोचना। जैसे कि लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती हैं, मैथ्स नहीं पढ़ सकती हैं, लड़के टेबल टेनिस के लिए क्रिकेट के लिए बने हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो किसी भी जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं यानी कि गर्ल्स के लिए अलग बॉयज़ के लिए अलग सिस्टम बनाते हैं, तो ये जो होती है वो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है आपका, शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को एथलेटिक्स गतिविधियों में शामिल करना पसंद करते हैं। बी, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित में बेहतर होते हैं। सी, रानी और राजू घर के कार्यों में अपनी माँ की सहायता करते हैं। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो गाइस लैंगिक रूढ़िवादिता जो है बहुत कम दिखाई दे रही है आपके ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि रानी और राजू 2 लड़के और लड़कियां हैं और दोनों साथ में अपनी माँ की हेल्प करते हैं। तो जब दोनों एक प्लेस पे आ गए तो यहाँ रूढ़िवादिता या डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही खत्म हो गई। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आंसर नंबर सी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस कक्षा का वातावरण सामाजिक आर्थिक वंचित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करेगा? तो गाइस सामाजिक आर्थिक वंचित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करी जा रही है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसा परिप्रेक्ष्य जहाँ पे ऐसे बच्चे पाए जा रहे हैं जो कि सामाजिकता से भी वंचित है और आर्थिक जो फैसिलिटीज़ हैं उससे भी वंचित हैं। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे आंसर पढ़ना है, आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, जो अधिगम के अधिक रूढ़िगत और पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। बी है, जहां शिक्षक उत्प्रेरक यानी कि फैसिलिटेटर की बजाय प्रशिक्षक की भूमिका निभाता है। सी है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग और मूल्य। और डी है, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ये है कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सामाजिकता से वंचित करा गया है और कई सारे ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पे वंचित हो चुके हैं। तो दोनों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है और उनके साथ कैसे डील करना है ये अलग अलग केसेस होते हैं। तो अगर बच्चों को उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग और मूल्य बताते हैं तो इससे उनकी आवश्यकताएं पूरी तो होंगी, पर जो बच्चा है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य का है। कोई सामाजिक तौर पे वंचित है तो कोई आर्थिक तौर पे वंचित है। तो सबसे पहले उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज करना है कि ये बच्चा किस परिप्रेक्ष्य से आया है और आपको उसके साथ में क्या जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को तैयार रहने की आवश्यकता होती है, यानी कि एक इंक्लूसिव क्लास में एक टीचर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? एक टीचर जब एक समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लास में जाता है तो वहाँ पे कई सारे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी वैरायटी भी होती है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीचर को तैयार रहना चाहिए एक नैदानिक और उपचारात्मक प्रक्रिया के लिए अधिक लगातार अनावरण। बी है, सामाजिक और व्यावहारिक कार्यकर्ता की गहन भागीदारी। सी है, वंचित क्षेत्रों में बच्चों से निरंतर संपर्क। और डी है, उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस, जो मोस्ट सूटेबल है वो है उपरोक्त सभी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेमेडियल जो मेथड है वो तो अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक, बच्चा किस क्षेत्र में अक्षम है। नेक्स्ट आपको एक सामाजिक और व्यवहारिक कार्यकर्ता के तौर पे भी कार्य करना पड़ेगा कि अगर बच्चा अक्षम है तो आपको उसकी कमी को समझना है वहाँ पर, और वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर और एज अ पेरेंट की तरह या फिर एज अ केयर टेकर की तरह उनका ध्यान रखना होता है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप उसको उसके लेवल तक जाके समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, वंचित क्षेत्रों से बच्चों के संपर्क की। अगर कोई ऐसा टीचर है जो अपने आसपास के ऐसे बच्चे हैं जो कि अक्षम हैं या डिसेबल हैं या किसी कारण शिक्षा से वंचित है तो उनके संपर्क में आता है अगर कोई ऐसा शिक्षक, तो उन्हें अपने स्कूल में एनरोल कर सकता है। तो ये सारे ही हैं जो करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्यूरेट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने माना कि सभी मानव भाषाओं में कुछ व्याकरणिक नियम होते हैं? तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जब भी व्याकरण और नियम और भाषा की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम लेना चाहिए? पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर आंसर पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्किनर, बी है पैवलॉव, सी है आपके ब्रूनर और डी है आपके चॉम्स्की। ठीक है ना। तो गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि चॉम्स्की जो है आपके भाषा यानी कि ग्रामर रूल्स, जो भाषा के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो चॉम्स्की का क्या कहना था कि बच्चे के अपने खुद के रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, और वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी छोटा बच्चा कोई भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, सबके अंदर खुद के नियम होते हैं भाषा के। जैसे हमने कहा, जैसे बच्चा कहता है पानी, तो बच्चे ने कहा मुझे पानी चाहिए, लेकिन जब एक वो वयस्क हो जाता है तो उसे पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है कि मुझे पानी चाहिए। बच्चा कभी कभी पानी को मम बोलता है, तो मम कहने के पीछे उसका लॉजिक यही है कि उसे पानी चाहिए। तो यहाँ ये पूरे तरीके से ग्रामेटिकली मिस्टेक है उसके सेंटेंस में, लेकिन फिर भी बच्चा उसको यूज करता है। तो यहाँ पे क्या कहने का सेंस है गाइस कि बच्चे के खुद के नियम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो बोलता है और उसे समझता भी है, लेकिन वो नियम बड़ों के ऊपर फॉलो नहीं किए जा सकते। तो यही कहा चॉम्स्की ने कि हर बच्चे का जो रूल होता है लैंग्वेज सीखने का वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि सारे बच्चे इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर ने दिया था अपना सामाजिकता का नियम, मतलब ब्रूनर का जो सोशल इंटरैक्शन का थ्योरी था, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो हम दूसरों से देखकर सीख लेते हैं सामाजिक तौर पे, वो एक सामाजिक लर्निंग कहलाती है, सोशल लर्निंग थ्योरी। और उन्होंने अपना जो बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में अपने चैनल पे डिस्कस किया है, चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। पैवलॉव और स्किनर की थ्योरी भी काफ़ी डिटेल है हमारे चैनल पे, आप जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है? तो गाइस क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। गैर मौखिक लिखा है, गैर मौखिक संचार यानी कि जहाँ पे आपको मुंह से बोल के संचार ना करना पड़े, यानी कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अपनी बोली या भाषा का यूज ना करना पड़े, ऐसा कौन सा सिस्टम है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका परिपत्र, ऑप्शन नंबर 2 है आपका एक व्याख्यान देने वाला, ऑप्शन नंबर सी है आपका समाचार पत्र पढ़ना, और ऑप्शन नंबर डी है संकेत। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है गाइस परिपत्र। अब आप सोचेंगे परिपत्र कैसे, संकेत में भी तो हम मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, पर गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई व्याख्यान देते हैं तो आपको बोली का या भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। समाचार पत्र पढ़ते हैं तो यहाँ भी बोली और भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, संकेत में क्या होता है? जब आप किसी को संकेत देते हैं तो आप अपने मुंह के द्वारा या हाथों के जेस्चर द्वारा, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिपत्र यानी पत्र की जब बात करी जाती है तो पत्र में तो कोई भी बोली या भाषा का इस्तेमाल होता ही नहीं, वहाँ पे तो जस्ट लेटर जो रिटर्न होता है उसी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1 परिपत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाना है, सेकंड अधिगम सार्वभौमिक है, सी आवश्यकता नहीं अधिगम में सुधार किया जाए, आवश्यक नहीं अधिगम में सुधार किया जाए। तो जो आपको देखना है कि अधिगम से रिलेटेड कौन सी विशेषता है जो अधिगम से रिलेटेड है, उसे संबंध रखती है। तो पहला है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाना है, बिल्कुल करेक्ट गाइस। लर्निंग मतलब ही होता है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बी है अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल आप कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। आवश्यक नहीं अधिगम में सुधार किया जाए, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, सुधार तो हमेशा होता रहता है, चाहे आपने सुधार या जो है चेंजेस जो है हमारी प्रकृति का नियम है, और चेंज है जो हमेशा स्टेबल रहता है। तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। आपको देखना है ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर ए, उसमें 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की शैली नहीं है जिसमें बच्चे सीखते हैं? आपको बताना है कि नीचे दिए गए अधिगम की शैलियों में ऐसा कौन सा अधिगम शैली है जिनके द्वारा बच्चे सीख नहीं सकते। अभी हमने कहा था जब भी नहीं वर्ड आपके सामने आता है तो नहीं को आपको या तो अंडरलाइन कर लेना है या तो सर्कल कर लेना है। तो अधिगम की शैली नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दृश्य,
ऑप्शन नंबर बी है आपका श्रव्य, ऑप्शन नंबर 3 है आपका स्पर्शनीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्मार्ट बोर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी अधिगम की शैली नहीं है, तो दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय, स्मार्ट बोर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप टीचिंग लर्निंग मॉडल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप दृश्य सामग्री यूज़ करते हैं, श्रव्य सामग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या स्पर्श करने को दिया जाता है टीचिंग लर्निंग मॉडल? बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से चीज़ों को अपने उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ों को सोचना है। यानी कि स्पर्शनीय जो मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। आप बच्चों को कोई भी चीज़ जब आप समझाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा क्लास में, अगर आपके 30 से 40 बच्चे हैं तो हर बच्चा उस चीज़ को स्पर्श करे जो आप उसे समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑथेंटिक है क्वेश्चन, सॉरी, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पर्शनीय। तो गाइस यहाँ खत्म होती है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सीरीज। अगर आपको ऐसी ही और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट को अपने चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।